इमेजिन कीजिए साल है 1992। मुंबई का वर्ली सी फेस। एक चमचमाती हुई लेक्सिस LS 400 कार रोड से गुजरती है। उस जमाने में इंडिया में मारुति 800 होना बड़ी बात थी। लेक्सिस तो लोगों ने सिर्फ मैगजीन्स में देखी थी। ये कार किसी फिल्म स्टार की नहीं थी, किसी पॉलिटिशियन की नहीं थी। ये कार उस आदमी की थी जो कुछ साल पहले तक लोकल ट्रेन में धक्के खा रहा था और जिसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। 28 फरवरी 1992 को जब इंडिया का बजट अनाउंस हुआ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आसमान छू गया। लोग हैरान थे। इंडिया की इकोनॉमी खराब थी, फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था? जवाब एक ही था, द बिग बुल। उस आदमी के पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि लोग कहते थे मार्केट वहां जाता है जहां हर्षद मेहता चाहता है। लेकिन ये पैसा कहां से आ रहा था? क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट था? नहीं, ये इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल था। उसने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उसने सिस्टम को हैक किया। वेलकम टू शून्य पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे फैसिनेटिंग फिगर की, हर्षद मेहता। हम स्कैम 1992 वेब सीरीज की कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उस डार्क जीनियस को डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक मामूली जॉबर ने पूरे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चकमा दे दिया, कैसे उसने फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करके 4000 करोड़ रुपीस हवा से पैदा किए। शुरुआत करते हैं रायपुर से। हर्षद मेहता कोई अमीर खानदान से नहीं थे। उनके पिता एक छोटे बिजनेसमैन थे। पढ़ाई में वो एवरेज थे। क्रिकेट खेलने का शौक था। मुंबई आए तो जेब खाली थी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। एक टाइम ऐसा था जब वो न्यू इंडिया एश्योरेंस में क्लर्क की नौकरी करते थे। वहां उन्होंने वो चीज सीखी जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी, पेपर वर्क और लूप होल्स। उन्हें समझ आया कि ब्यूरोक्रेसी में अगर आप सही जगह साइन कर दो और सही जगह पेपर दबा दो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्लर्क की नौकरी में मजा नहीं था। उन्हें अमीर बनना था, जल्दी अमीर बनना था। और मुंबई में जल्दी अमीर बनने की सिर्फ एक जगह थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। यहां आता है हमारा आइडिया नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ द रिंग। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली एक जॉबर के रूप में। जॉबर वो होता है जो रिंग के अंदर खड़े होकर चिल्लाता है और सौदे करता है। आजकल सब ऑनलाइन होता है, लैपटॉप पे ग्राफ दिखते हैं। 1980s में ऐसा नहीं था। वहां शोर था, धक्का मुक्की थी, पसीना था। हर्षद ने वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। मार्केट लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। उन्होंने देखा कि जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे बेचते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो लोग लालच में खरीदते हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं मार्केट का मूड कंट्रोल कर लूं तो मैं प्राइस कंट्रोल कर सकता हूं। ये उनका पहला मेंटल मॉडल था। वो बाकी ब्रोकर्स की तरह डरपोक नहीं थे, वो रिस्क लेने को तैयार थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और 1984 में अपनी कंपनी शुरू की, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। नाम देखिए, ग्रो मोर। ये सिर्फ कंपनी का नाम नहीं था, ये उनका ऑब्सेशन था। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें ग्रोथ चाहिए थी। अब आते हैं आइडिया नंबर 2 पर, जिसने उन्हें मार्केट का किंग बनाया। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो लॉजिक था जिससे उन्होंने ACC सीमेंट का शेयर 200 रुपए से 9000 रुपए पहुंचा दिया। उस वक्त इंडिया में पुरानी कंपनीज थी, जैसे ACC, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। इन कंपनीज के प्लांट्स बहुत पुराने थे। लोग इनके शेयर्स को बेकार मानते थे क्योंकि प्रॉफिट कम था। हर्षद मेहता ने अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोचा, अगर मुझे आज ACC जैसी नई कंपनी खड़ी करनी हो तो कितना खर्चा आएगा? जवाब था हजारों करोड़ रुपए। जमीन महंगी हो गई थी, मशीनरी महंगी हो गई थी, लेकिन मार्केट में ACC की वैल्यू क्या थी? सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए। हर्षद ने कहा, मार्केट पागल है। ये कंपनी कौड़ियों के भाव बिक रही है। इसकी फैक्ट्रीज की असली कीमत इसके शेयर प्राइस से 10 गुना ज्यादा है। इस लॉजिक को कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब पुरानी चीज को नए से रिप्लेस करने का खर्चा। उन्होंने ACC के शेयर्स खरीदना शुरू किया, बहुत अग्रेसिवली खरीदा। जब बिग बुल खरीदता है तो बाकी दुनिया भी कॉपी करती है। प्राइस बढ़ने लगा, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और फाइनली 9000 रुपए। उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास कन्विक्शन है और सही स्टोरी सुना सकते हैं तो आप मार्केट को हिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम थी। शेयर्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। हर्षद मेहता के पास क्लाइंट्स थे, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि वो पूरे मार्केट को पंप कर सकें। बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं देते थे। RBI का रूल सख्त था। तो हर्षद ने सोचा, अगर फ्रंट डोर बंद है तो मैं बैक डोर तोड़ दूंगा। और यहां से शुरू होता है द ग्रेट इंडियन स्कैम।
ये है आइडिया नंबर 3, द बैंकिंग लूप होल, रेडी फॉरवर्ड डील। ये स्कैम का सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन सबसे जीनियस पार्ट है। इसे समझने के लिए आपको मनी मार्केट समझना होगा। बैंक्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए एक दूसरे से पैसा उधार लेना पड़ता है। इसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। एग्जाम्पल, बैंक ए के पास एक्स्ट्रा कैश है, बैंक बी को कैश चाहिए। बैंक बी अपना गवर्नमेंट बॉन्ड बैंक ए को गिरवी रखता है और कैश लेता है। ये डील ब्रोकर्स के थ्रू होती थी। हर्षद मेहता वो ब्रोकर थे। हर्षद ने देखा कि बैंक्स बहुत लेजी हैं। बैंक ए का ऑफिसर हर्षद को कहता था, ये लो चेक, जाओ बैंक बी से बॉन्ड ले आओ। बैंक बी का ऑफिसर हर्षद को कहता था, ये लो बॉन्ड, जाओ बैंक ए से चेक ले आओ। दोनों बैंक्स एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो हर्षद पे ट्रस्ट करते थे। हर्षद ने इस ट्रस्ट का फायदा उठाया। उसने फ्लोट क्रिएट किया, मतलब बैंक ए से पैसा लिया लेकिन बैंक बी को तुरंत नहीं दिया। उस पैसे को अपने अकाउंट में घुमाया। कुछ दिन के लिए वो पैसा हर्षद का हो गया। उस पैसे को उसने स्टॉक मार्केट में डाल दिया। लेकिन ये तो छोटा लेवल था। हर्षद को और बड़ा खेलना था। उसने बैंक रिसीट्स का सिस्टम हैक किया। असली बॉन्ड्स फिजिकल पेपर होते थे, उन्हें ट्रांसफर करने में टाइम लगता था। तो बैंक्स ने एक शॉर्टकट निकाला था, बीआर यानी बैंक रिसीट। ये एक कागज का टुकड़ा था जो कहता था, मेरे पास बॉन्ड्स रखे हैं, मैं बाद में दे दूंगा। हर्षद ने सोचा, अगर बीआर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है तो क्यों ना मैं नकली बीआर बना लूं। उसने छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ कराद और मेट्रोपॉलिटन बैंक्स के साथ सेटिंग की। उनके ऑफिसर्स को रिश्वत दी और वहां से फेक बीआर्स इशू करवा लिए। अब प्रोसेस देखिए। हर्षद बैंक ऑफ कराद से एक फेक बीआर लेता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बीआर लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। स्टेट बैंक को बोलता है, ये लो गवर्नमेंट बॉन्ड की रिसीट, मुझे 500 करोड़ रुपए दो। स्टेट बैंक बिना चेक किए 500 करोड़ का चेक हर्षद के हाथ में दे देता है। हर्षद वो 500 करोड़ स्टॉक मार्केट में डाल देता है। एसीसी खरीदता है, मार्केट ऊपर जाता है। जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो वो किसी और बैंक से फ्रॉड करके नया पैसा लाता है और पुराने को चुका देता है। इसे कहते हैं पॉन्जी स्कीम, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर। वो बैंक्स के पैसे से बैंक्स के ही शेयर्स खरीद रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब हर्षद मेहता के पास इतना कैश था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे रखे कहाँ। कहा जाता है कि उनके घर में कबर्ड्स नोट के बंडल से भरे हुए थे। ये लूप होल इतना बड़ा था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। सब खुश थे। बैंक्स को ब्याज मिल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, इन्वेस्टर्स अमीर हो रहे थे और हर्षद मेहता वो भगवान बन चुका था। मैगजीन्स के कवर पेज पर उनकी फोटो छपती थी, द रेजिंग बुल। वो कहते थे, इंडिया इज ए टर्न अराउंड स्क्रिप्ट, यानी इंडिया बदलने वाला है। लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये पूरा महल ताश के पत्तों यानी हाउस ऑफ कार्ड्स पर खड़ा है। और ताश के महल की एक ही प्रॉब्लम होती है, एक हल्की सी हवा और सब खत्म। वो हवा आई 23 अप्रैल 1992 को। टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल को एक टिप मिली। उन्होंने देखा कि एसबीआई के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए कम है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने पूछा, ये पैसा कहाँ गया? और वो तार जुड़ते जुड़ते हर्षद मेहता तक पहुंचे। 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल छपता है। हेडलाइन थी, बिग बुल इन ₹500 करोड़ स्कैम। ये हेडलाइन कोई मामूली खबर नहीं थी, ये एक एटम बॉम्ब था। सुचेता दलाल ने दुनिया को बता दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में 500 करोड़ का गैप है और वो पैसा हर्षद मेहता के पास है। जैसे ही ये खबर मार्केट में पहुंची, पैनिक फैल गया। याद है, मैंने बताया था कि ये पूरा गेम ट्रस्ट और लिक्विडिटी पर चल रहा था। जैसे ही ट्रस्ट टूटा, लिक्विडिटी सूख गई। बैंक्स ने हर्षद को कॉल करना शुरू किया, हमारा पैसा वापस करो। हर्षद के पास कैश नहीं था, उनके पास शेयर्स थे। उन्होंने सोचा, मैं शेयर्स बेचकर पैसा चुका दूंगा। लेकिन मार्केट का रूल है, जब बिग बुल बेचने आता है तो कोई खरीदने वाला नहीं होता। सेंसेक्स जो रॉकेट की तरह ऊपर गया था, वो पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते मार्केट 4,500 से गिरकर 2,500 पर आ गया। हजारों करोड़ रुपए हवा में गायब हो गए। लोग जो कल तक हर्षद की फोटो की पूजा करते थे, वो अब सड़क पर आ गए थे। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन हर्षद मेहता अभी हारे नहीं थे। यहां आता है आइडिया नंबर 4, द ऑडेशियस काउंटर अटैक। जब कोने में फंस जाओ तो सबसे बड़ा हमला करो। जब सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो हर्षद ने एक ऐसा दांव खेला जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हिला दिया। उन्हें पता था कि वो लीगल तरीके से नहीं बच सकते, उन्हें पॉलिटिकल शील्ड चाहिए थी। 16 जून 1993 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
वहां उन्होंने क्लेम किया, मैंने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी ताकि वो मुझे इस केस से बचा लें। उन्होंने कहा कि वो एक सूटकेस लेकर पीएम हाउस गए थे। ये स्टेटमेंट डायनामाइट था। एक ब्रोकर देश के प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगा रहा था। हर्षद का लॉजिक सिंपल था, अगर मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा। इफ आई गो डाउन आई टेक एवरीवन विद मी। वो चाहते थे कि सरकार डर जाए और उन्हें सेटलमेंट ऑफर करे, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। सरकार डरी नहीं, सरकार गुस्सा हो गई। सीबीआई और एजेंसीज ने उन पर शिकंजा और कस दिया। पीएम राव ने आरोप डिनाई कर दिया और हर्षद के पास कोई सॉलिड सबूत नहीं था सिवाय उनके शब्दों के। अब बात करते हैं द फॉल की। हर्षद मेहता को जेल हुई। उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उनकी वो फेमस लेक्सिस कार, उनके शेयर्स, सब कुछ अटैच कर लिया गया। वो आदमी जो 4,000 करोड़ घुमाता था, अब एक छोटे से जेल सेल में बंद था। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने वापस आने की कोशिश की। 1997-98 में उन्होंने फिर से मार्केट में एंट्री ली। उनका कॉलम आता था न्यूज़पेपर्स में। लोग अभी भी उनकी टिप्स फॉलो करते थे। उन्होंने बीपीएल और वीडियोकॉन के शेयर्स को पंप किया। लेकिन सिस्टम अब अलर्ट था। सेबी ने उन्हें फिर पकड़ लिया। इस बार उन्हें थाने जेल में डाल दिया गया। द एंड, 31 दिसंबर 2001, साल का आखिरी दिन था। थाने जेल में रात को हर्षद मेहता को चेस्ट पेन हुआ। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां 47 साल की उम्र में द बिग बुल की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक था, फैमिली ने कहा नेग्लिजेंस थी, लेकिन सच ये था कि स्ट्रेस और सिस्टम ने उन्हें तोड़ दिया था। उनकी मौत के बाद उनके शेयर्स की वैल्यू, जो गवर्नमेंट ने जब्त किए थे, इतनी बढ़ गई कि उनका सारा कर्जा चुकाने के बाद भी हजारों करोड़ बच गए। ये एक आयरनी थी। हर्षद मर गए, लेकिन उनकी थ्योरी सही साबित हुई। इंडिया इज अ टर्न अराउंड स्क्रिप्ट। डिकोडिंग द लेगेसी। तो हर्षद मेहता की कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? वॉज ही ए क्रिमिनल? यस। वॉज ही ए जीनियस? अनडाउटेडली। यहां 3 कोर लेसन्स हैं जो हर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर को समझने चाहिए। लेसन 1, कंप्लेक्सिटी इज द हाइडिंग प्लेस ऑफ फ्रॉड। जहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वहीं फ्रॉड छुपता है। हर्षद ने स्कैम वहां किया जहां किसी को समझ नहीं आता था, बैंकिंग रिसीट सिस्टम। जब वॉरेन बफेट कहते हैं नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड, वो यही कह रहे हैं। अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है तो सवाल पूछो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अक्सर लूप होल छपाने के लिए होती है। लेसन 2, लेवरेज कट्स बोथ वेज, यानी उधार की तलवार दोनों तरफ कटती है। हर्षद ने लेवरेज का यूज करके मार्केट ऊपर चढ़ाया, लेकिन वही लेवरेज उनकी मौत का कारण बना। जब मार्केट बढ़ता है, लेवरेज आपको जीनियस बनाता है। जब मार्केट गिरता है, लेवरेज आपको बेगर बना देता है। अदानी ने लेवरेज से एसेट बनाए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट। हर्षद ने लेवरेज से स्पेक्यूलेशन किया, स्टॉक प्राइस। यही फर्क है वेल्थ क्रिएशन और गैम्बलिंग में। लेसन 3, द टॉल पॉपी सिंड्रोम, यानी सिस्टम आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करता। हर्षद मेहता एक आउटसाइडर थे। वो एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर्स के क्लब का हिस्सा नहीं थे। जब वो हद से ज्यादा बड़े हो गए और सिस्टम को चैलेंज करने लगे, जैसे पीएम पे आरोप लगाना, आरबीआई को धोखा देना, तो सिस्टम ने उन्हें कुचल दिया। बिजनेस हिस्ट्री सिखाती है डिसरप्ट द सिस्टम बट डोंट मॉक द सिस्टम। आप रूल्स बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल्स का मजाक उड़ाएंगे तो रूल्स आपको खत्म कर देंगे। कंक्लूजन, हर्षद मेहता ने इंडिया को इक्विटी कल्ट दिया। उन्होंने आम आदमी को सिखाया कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। आज अगर इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, जो उस वक्त हर्षद के ऑपोजिट थे, या राधाकृष्ण दमानी जैसे लेजेंड्स हैं, तो कहीं न कहीं शुरुआत उस दौर से हुई थी। सिस्टम क्लीन हुआ, सेबी स्ट्रांग हुआ, ऑनलाइन ट्रेडिंग आई, ये सब हर्षद मेहता स्कैम के रिएक्शन में हुआ। वो एक नेसेसरी ईविल थे, एक ऐसा तूफान जिसने गंदगी साफ कर दी लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब करें शून्य पॉडकास्ट को। हमने देखा कि कैसे एक आदमी ने सिस्टम को हैक किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे एक अलग दुनिया में, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने स्पेस को अपना धंधा बनाया। इलॉन मस्क? नहीं, हम बात करेंगे इंडिया के अपने स्पेसमैन की, विक्रम साराभाई, द ड्रीमर हु लुक्ड एट द स्टार्स व्हेन इंडिया डिडंट हैव शूज। तब तक के लिए रिस्क है तो इश्क है, शायद, लेकिन याद रखना, ग्रीड इज गुड बट लेवरेज इज डेंजरस।